प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार तड़के 3:30 बजे हीराबेन मोदी ने आखिरी सांस ली। तबीयत खराब होने के बाद बुधवार की सुबह उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया। पीएम मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके थे और 7:30 बजे तक तो अभी तक वो वहां पहुंच भी चुके होंगे। पीएम मोदी ने मां के निधन पर ट्वीट पर एक शानदार चीज लिखी थी। उन्होंने कहा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि बुद्धि से काम लो, पवित्रता से जियो। यानी काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये बात थे, ये शब्द थे नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के। गांधीनगर शहर के पास रायसन गांव में हीराबेन पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी से साथ रहती थी। प्रधानमंत्री नियमित रूप से वहां जाया करते थे और अपने यात्राओं के बीच अपनी मां से मिलते थे। गुरुवार को अस्पताल ने एक बयान जारी कर कहा था कि हीराबा मोदी की तबीयत ठीक हो रही है। सोम भाई मोदी ने कहा था कि उनकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और वह आज काफी बेहतर है, पर इन सब के बीच में वो हमें अलविदा कहकर जा चुकी हैं। इन सब के बीच में एक और महान फुटबॉलर और एक और दुखद सूचना हम सब लोगों को। पेले जो है ब्राजील के जो एक महान फुटबॉलर हुआ करते थे, वो 82 साल की उम्र में हम सभी लोगों को अलविदा बोलकर जा चुके हैं। इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। आज है 30 दिसंबर 2022 शुक्रवार और आज हम शुरू करने जा रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। देख लेते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के डिस्कशन में हमारे लिए आई हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू रिमोट EVM रेडी टू हेल्प माइग्रेंट वोट आउटसाइड स्टेट। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कहा है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। RVM क्या होता है, कैसे काम करता है और ये क्या चीजें हैं। शहर राज्यों से दूर होने पर भी आप डाल सकेंगे वोट। चुनाव आयोग का रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार हो चुका है। 16 जनवरी को इसका डेमो किया जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि RVM कैसे काम करता है। चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाता के लिए रिमोट, यहाँ पे याद रखना है जो घर से दूर रह रहा है, यहाँ पे मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम, RVM क्या है, रिमोट वोटिंग मशीन, ये सिस्टम ऐसा याद रख सकते हैं आप, ठीक है, तैयार कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन याद रखना है, यानी RVM की मदद से अब घर से दूर किसी दूसरे शहर राज्य में रहने वाला वोटर विधानसभा, लोक चुनाव में वोट डाल सकेगा। कोई भी चुनाव होता है तो वहां पे वोट डाल सकेंगे आप सभी लोग। यानी वोटिंग के लिए उसे अपने घर नहीं आना पड़ेगा। जैसे पता होगा ना कि यहाँ से आपको घर जाना पड़ता है, आप कहीं बाहर शहर में रह रहे हैं और दूसरे शहर में आपको वोटिंग है तो आपको घर जाना पड़ता रहेगा। ये सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से वोटिंग जो है कम भी हो जाता था, कभी कभी लोग नहीं जाते थे। तो ये सारी चीजें रहेंगी। 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को इस RVM का लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करवाया जाएगा, है ना। सभी जैसे कि जो 8 हमारी नेशनल पार्टीज हैं और जितनी स्टेट पार्टीज हैं, 57 जो स्टेट पार्टीज हैं और 8 नेशनल पार्टीज हैं, सभी को डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे करवाया जाएगा। अब कुछ सवाल जवाब होते हैं कि किन लोगों के लिए, क्वेश्चन राइज होता है कि किन लोगों के लिए आयोग ने ये व्यवस्था बनाई है और जहां भी है वहीं से वोट डाल सकेंगे क्या आप लोग। क्वेश्चन ये हमारा उठता है। आंसर है कि RVM का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे लोग, प्रवासी मजदूर कर सकेंगे। इसका मतलब यह नहीं होगा कि वे घर से बैठे वोट डाल सकेंगे। देखो ऐसा नहीं कि आप अपने ऑफिस में हैं या घर में हैं तो वहां से वोट डाल सकेंगे, दैट्स नॉट द पॉइंट।
पॉइंट इज, आयोग की इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वोटिंग के दिन रिमोट वोटिंग स्पॉट पर आपको जाना पड़ेगा। रिमोट वोटिंग स्पॉट हर जगह लगा होगा। इसका मतलब घर से मतदान नहीं करना है। अनुमान के मुताबिक देश में लगभग 45 करोड़ जो है लोग ऐसे हैं जो अपना घर और शहर छोड़ के दूसरे राज्य और राज्यों में रह रहे हैं। इसका सेंट्रलाइज डेटा मौजूद नहीं है अभी, है ना। इसका सेंट्रलाइज डेटा मौजूद करवाया जाएगा ईवीएम आरवीएम का, ठीक है। फिर क्वेश्चन उठता है कि एक आरवीएम बूथ से कितने निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया जा सकेगा। जैसे एक आरवीएम है तो उससे कहाँ कहाँ कितने निर्वाचन जो क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही उसको कवर किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी ने कहा कि युवाओं और शहरी वोटर्स की वोट डालने के रवैये पर रिसर्च की गई है। वोटिंग में इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए आरवीएम क्रांतिकारी बदलाव होगा। मल्टी कम्युनिकेशन रिमोट ईवीएम एक रिमोट पोलिंग बूथ से 72, याद रखना कितने नंबर, 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी लोगों के लिए हो सकता है। इसके ऊपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर एक बात बताइए कि क्या चुनाव आयोग इसे तुरंत लागू करेगा या कुछ अभी समय लेगा? नहीं, इसे लागू करने से पहले आने वाली कानूनी, प्रशासनिक, तकनीकी चुनौतियां, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको देखा जाएगा। राजनीतिक दलों के विचार भी मांगे जाएंगे, ठीक है। एक बयान के अनुसार पोल पैनल ने रिमोट वोटिंग पर सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है ना। तो अभी इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। जैसे वो सारी चीज़ें होंगी तो फिर देखते हैं ये कब कैसे यूज होता है। आयोग ने ये भी कहा है कि 2019 के आम चुनाव में वोटर टर्नआउट जो है कितना था, 67.4%, 67.4% था। 30 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स ने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। लगभग 30 करोड़ वोटर्स जो हैं तो वोट ही नहीं डालने गए, वोट का उन्होंने यूज ही नहीं किया, है ना, वोटिंग की ही नहीं। चिंता की बात यही है। आयोग ने कहा कि वोटर नई जगह पर जाने पर कई वजहों से चलते वोटिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, है ना, और वोटिंग नहीं कर पाते हैं। ये बात आपको पता होगी। अब वो चीज़ वोटिंग यहाँ पे हो पाएगी। क्लियर? कुछ इसके हम देख लेते हैं, सिस्टम लागू करने में आने वाली कुछ चुनौतियों को देख लेते हैं। जैसे कि कानूनी चुनौतियाँ हैं, प्रशासनिक चुनौतियाँ हैं और तकनीकी चुनौतियाँ हैं, है ना। कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे कि कानून नियम, जैसे प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, मैं आपको बता दूं RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 दोनों याद रखना है। कि चुनाव संहिता नियम 1961, निर्वाचन पंजीकरण 1960 संशोधन की जरूरत है। इस सब में अमेंडमेंट किया जाएगा, है ना। रिमोट वोटिंग क्या है, क्षेत्रीय निर्वाचन अवधारणा से निपटना होगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, है ना। प्रशासनिक चुनौती है, रिमोट में खुद ही सामने आना होगा, रिमोट वोटर्स को सामने आना पड़ेगा। अब रिमोट वोटर्स को ढूंढना भी तो पड़ेगा, भाई ये कौन है, रिमोट वोटर्स कहाँ हैं, कैसे हैं, ठीक है। रिमोट लोकेशन पर वोटिंग की निजता सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनकी जो एक तरीके से कह सकते हो ना कि आप सिंपल वे में कि प्राइवेसी का हनन ना हो, तो वो चीज़ को भी देखना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है कि लोकेशन का चुनाव करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कहाँ पे ज़्यादा लोग ठहरे हुए हैं, कहाँ पे है, तो वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें हमको देखना पड़ेगा। रिमोट वोटिंग का तरीका क्या है, आरवीएम में अन्य तरीकों से पहचान करवाना, ठीक है। रिमोट वोट में वोटिंग की जानकारी दूसरे राज्यों तक रिटर्निंग ऑफिसर को भेजना, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स है जिन्हें हमें सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है। क्लियर? आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी इसके ऊपर कोई भी प्रश्न रह जाता है तो मैं आगे ही के लेक्चर्स में इसमें डिस्कस करूंगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहती है तो जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया कि पहले वो न्यूज़ में रहती है, फिर इसके ऊपर आर्टिकल आते हैं। जब आर्टिकल आएंगे तो हम और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे। क्लियर? चलिए, आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट मस्ट ऑन एयर ट्रेवलर फ्रॉम 5 एशियन कंट्रीज। 5 एशियन कंट्रीज से आने वाले सभी लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा, और सिर्फ टेस्ट नहीं किया जाएगा, जब तक उन्हें नेगेटिव नहीं है तब तक उन्हें अंदर नहीं लिया जाएगा, है ना। वो 5 देश कौन कौन से हैं? चाइना तो आपको पता होगा, पहले नंबर पे है। जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये सभी के सभी देश को टेस्ट किया जाएगा। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए
एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम चैनल को और वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। एडियोस न्यूज एनालिसिस के पेज को, इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल डेली बेसिस में यहाँ पे पोस्ट होते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, प्रकाश द्विवेदी _ आप मुझे यहाँ पर डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपकी एग्जाम, सब्जेक्ट या करियर रिलेटेड या पर्सनल कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई विदाउट एनी हेजिटेशन। काफ़ी लोग यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं जिनके मैं सॉल्यूशन देता रहता हूँ डेली बेसिस में, है ना। उनसे कांटेक्ट करता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, उनकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करता रहता हूँ। तो आप लोगों को भी करना यही है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। चलिए मूव करते हैं आज के आर्टिकल्स की और इम्पोर्टेंट मूव करते हैं और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हमारे लिए आए हुए हैं। देखिए, बूस्ट फॉर द ग्रीन एनर्जी दिल्ली गवर्नमेंट, क्लियर ड्राफ्ट सोलर पॉलिसी। तो ग्रीन एनर्जी जो पॉलिसी है इसको बूस्ट करने की बात चल रही है दिल्ली के अंदर, जिसका जो है क्लियर ड्राफ्ट यहाँ पे अभी मिल चुका है पॉलिसी का, सोलर पॉलिसी का। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रीन एनर्जी तैयार करने की यहाँ पे बात चल रही है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, आज के आर्टिकल्स कुछ इतने खास आए नहीं हैं, तो इस आर्टिकल्स में हमें ज़्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। चेंजिंग फीचर्स ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रेडिट चैलेंज, इसमें से बस इतना याद रखना है, एक पॉइंट निकाला है कि आरबीआई एक रिपोर्ट निकालता है, उस रिपोर्ट का नाम पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है। रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, बैंकिंग की क्या प्रोग्रेस रही है, क्या ट्रेंड रहा है, ये इस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट निकालता है। तो रिपोर्ट कौन निकालता है, कल को अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं आपसे तो आप क्या बोलेंगे, रिपोर्ट कौन निकालता है? जी हाँ, ये रिपोर्ट निकालते हैं कौन, बताइए। जी हाँ, ये रिपोर्ट निकालते हैं आरबीआई। तो आरबीआई ही ये रिपोर्ट निकालता है। क्लियर? चलिए, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। साथ ही साथ लिवरेजिंग वॉइस टेक्नोलॉजी कॉम्बैट साइबर फ्रॉड। हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम के अंदर बहुत बड़े लेवल पे डेली बेसिस में फ्रॉड हो रहे हैं। और मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टिमेट लगाया है कि अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ अ डे ओवर द लास्ट 7 ईयर्स सिर्फ इसके ऊपर फ्रॉड चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और याद रखनी है। फ्रॉड जो है डेली बेसिस में बढ़ रहा है, 23.69% हायर देन द प्रीवियस ईयर। 2021 में जो फ्रॉड, 21-22 में जो फ्रॉड है वो पिछले साल की अपेक्षा 23.69% जो है बढ़ चुका है। केसेस की बात करता हूं तो इस समय 9,103 केसेस रिपोर्ट हुए हैं कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर विच इज 7,359 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे 2021-22 में, और इस साल रिपोर्ट हुए हैं 9,103 केसेस, जो कि बहुत तेजी से ये केसेस बढ़ रहे हैं। इन सब का मेन रीजन क्या है, आपसे पूछा जाए कि फ्रॉड का मेन रीजन क्या है? ग्रेटर यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट। आप सभी लोगों को पता है डिजिटल पेमेंट की वजह से फ्रॉड की जो कैपेसिटी थी वो तेजी से बढ़ गई। टेलीफोन बैंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो वहाँ उसकी वजह से भी फ्रॉड जो है बढ़ गई। आप सभी लोग ने देखी होगी मूवीज, एक मूवी भी आई थी जमतारा करके, तो जमात्रा करके ऐसा कुछ मूवी आई थी, तो उसमें बताया गया था ना किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है। मोबाइल लगा के लिंक भेज के पैसा निकाल लेते थे, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बैंकिंग सर्विसेज की वजह से, ऑनलाइन जो बैंकिंग सर्विसेज चल रही हैं उनकी वजह से भी ये जो है फ्रॉड ज़्यादा से ज़्यादा राइज हुए हैं और देखने को मिले। हाँ, कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, कुछ इमर्जिंग चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस लेक्चर के अंदर। ऑन द वे टू रिड्यूस द लॉसेस बाय अडॉप्टिंग वॉइस टेक्नोलॉजी, वीटी का मतलब है वॉइस टेक्नोलॉजी, है ना। इसको याद रखना है। इस पूरे आर्टिकल के अंदर सिर्फ वीटी का बखान किया गया है, तो एक पॉइंट निकल के आ जाता है वीटी, वॉइस टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प करेगा हर चीज़ों में। बायोमेट्रिक वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है ये। ग्लोबल adoption smartphone has led to dramatic increase of biometric for the security. Cumbersome, not entirely secure, vulnerable deepfakes, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्या करेगा,
इंसान की क्या रहेगी, पर्सनल वॉइस रहेगा। तो पर्सनल वॉइस आइडेंटिफिकेशन बहुत हेल्पफुल करता है। टेक्नोलॉजी क्रिएट अ डिजिटल वॉइस प्रिंट, एक डिजिटल जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट होता है वैसे ही डिजिटल वॉइस प्रिंट होता है, जो कि कंपेयर करता है कॉलर्स की वॉइस में। वॉइस ऑथेंटिकेशन कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव सिक्योरिटी ओवर द नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड। तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो है बढ़ाई जा सकती है। क्लियर? चलिए अब इसमें आप देखेंगे ये सारी चीजें कि और क्या चीजें हैं कि वीटी जो है वेरीफाई करता है कॉलर का विद इन अ सेकेंड, जो है वेरीफाई करके एनालिसिस करके, और अगर कुछ सस्पिशियस है तो वो भी चीजें बता देगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइस बायोमेट्रिक कैन हेल्प द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर द हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द कस्टमर एम्प्लॉय। इन फरवरी 2019 HSBC याद रखना है, बिकम द फर्स्ट बैंक टू टेक द रेवोल्यूशनरी लीप इंट्रोड्यूसिंग द वॉइस रिकॉग्निशन मोबाइल बैंकिंग कस्टमर टेलीफोन बैंकिंग फ्रॉड। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स कि 2019 में HSBC बैंक जो है पहला बैंक बना था रेवोल्यूशनरी, जिसने ये स्टेप उठाया था, इंट्रोड्यूस किया था वॉइस रिकॉग्निशन मोबाइल बैंकिंग कस्टमर को। तो ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इसको ये रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए। जब भी ऐसा आए तो आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए ऐसे एग्जाम्पल की मदद ले सकते हैं। द वॉइस वाइट्रोमिट्स इंडस्ट्री जो है, अगर मैं बात करता हूँ, फेल ओवर 50% एक्सपोनेंशियली जो है ग्रो कर रहा है वॉइस वाली इंडस्ट्री। आप लोग देखेंगे ना, गूगल के अंदर कुछ भी सर्च करना है, क्या करते हैं, हेलो गूगल ये बताओ, हेलो गूगल वो बताओ, हेलो एक तरीके से आपने देखा होगा कि अमेजोन के अंदर भी चीज चल रही है ना, गूगल के अंदर भी चल रही है, हर जगह से ये चल रहा है ना। तो वॉइस रिकॉग्निशन जो है बहुत एक आने वाला फीचर, तो उसके ऊपर बैंकिंग सिस्टम में भी वर्क करने की जो है ज़रूरत है। इसकी वजह से आप क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो क्रिमिनल को, बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, प्रिवेंट कर क्राइम जो भी इतने बड़े बढ़ रहे हैं वो सब इफिशिएंटली प्रिवेंट हो सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्रिमिनल बैकग्राउंड, एयरपोर्ट सिक्योरिटी है ना, पर्सनल लुकिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। सिर्फ ये बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर जगह पे हर इशू पे अगर हम इसको लेके आते हैं तो फुल प्रूफ यहाँ पे हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया बात? तो वॉइस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज करना है साइबर फ्रॉड वगैरह में, है ना, किस तरीके से उसका यूज करके साइबर फ्रॉड को कम करना है, ये आपने सीख लिया होगा अभी तक। चलिए देखिए, ये तालिबान सिलेक्टेड आर्टिकल शुड इंडिया रिवाइव इट्स पोजीशन ऑन तालिबान, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से छोड़ दीजिए। तो अगर आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं कि क्या शुड इंडिया रिस्टार्ट टॉक विद पाकिस्तान के साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। इनके आर्टिकल है, आप चाहें तो एक बार नज़र इसमें मार सकते हैं, है ना। वैसे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका क्या करूँगा, इसको जो है रिटर्न फॉर्म में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रक्स निकाल के ले आऊँगा और आपको नोट शेयर कर दूंगा। देखिए, डीप इनसाइड द फॉरेस्ट पॉकेट्स ऑफ मॉडर्निटी इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिशन। ये पिक्चर आप लोग ध्यान से देखिए और इसको आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। ये किसकी पिक्चर है? बोंडा ट्राइब की पिक्चर है। ये बोंडा ट्राइब है। ये कौन सी ट्राइब है? बोंडा ट्राइब है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से चीजें मिक्सचर हो रहा है। ये जो लेडी है, पर्टिकुलर लेडी नंबर फर्स्ट में यहाँ पे बोलता हूँ, इसको मैं वाइट कर लेता हूँ, तब शायद आप लोगों को चीजें दिखना स्टार्ट हो जाए। हल्का कलर कोई सा, ये देखिए, ये बोंडा ट्राइब है ना। अब ये एक लेडी है जो कि पुराने, ये देखिए बीड्स इस तरीके से ये लोग पहनते हैं बहुत ज़्यादा लेवल पे। अब देखिए ना कितने ज़्यादा बीड, और ये हाथ पे देखिए इनके पहनने की पहचान, ये सर पर देखिए, है ना। तो ये एक हो गया, ये दूसरा गले पे हो गया, ये देखिए कितना ज़्यादा पहन के रखा है ना। ये हाथ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये इनका कल्चर होता है, ये इस तरीके से चीज़ों को पहन कर रखते हैं। अभी कल्चर का किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है ये आप देखिए। इन्होंने ये गाउन वगैरह पहन के रखा है ना। ये इसका भी यूज किया है, तो ये फ्यूजन हो रहा है, ये गाउन के साथ इनका क्या हो रहा है, फ्यूजन हो गया। तो आप कल्चर में ये चीज दिखा सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं कि कल्चर का किस तरीके से फ्यूजन हो रहा है। तो ये आप दिखा सकते हैं, ठीक है, कि वेयर द बोंडा ट्राइब इन द विलेज ऑफ उड़ीसा की है। ये आपको याद रखना, बोंडा ट्राइब कहाँ है? उड़ीसा के अंडर है, उड़ीसा का है ना। तो
मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर द बोंडा ट्राइबल पीपल ट्रेडिशनली यूज ओनली बीड्स एंड स्ट्रिप, सिर्फ बीड्स और स्ट्रिप का यूज करते थे पहले अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। मॉडर्न अटायर आया, उसकी वजह से क्या हुआ कि दो ट्राइबल वुमेन जो बोंडा ट्राइब की हैं, एक ये और एक ये आप लोग देख पा रहे होंगे, वुमेन बियर नाइट गाउन को उसको वियर करते हैं एंड ट्रेडिशनल बीड्स को। थर्ड इज सीन इन द ट्रेडिशनल अटायर, तो ये तीसरा ट्रेडिशनल अटायर में देखने को मिल रहा है ना। तो एक छोटी छोटी इस तरीके से इंफॉर्मेशन भी आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, है ना। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो चलिए आगे चलते हैं अपन। द कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर रो। अभी कर्नाटका और महाराष्ट्र के ऊपर क्या चल रहा है, कर्नाटका और महाराष्ट्र के ऊपर एक तरीके से बहुत तेजी से विवाद चल रहा है बॉर्डर को लेकर। इस बॉर्डर को हम पहले भी समझ चुके हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जहां मैं डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर तो इतना अच्छा पॉइंट नहीं दिए हैं गए। मैंने पढ़ा इस आर्टिकल को, मुझे मज़ा नहीं आया, इसलिए मैं आपको समय बर्बाद नहीं करूँगा, है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। स्टडी शोज तमिलनाडु इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग इन द आरटीआई रिस्पॉन्सिवनेस। आरटीआई का रिस्पॉन्स देने में जो सबसे बेकार परफॉर्मेंस मिली है किसी स्टेट की, वो किसकी है, तमिलनाडु की। ये आपको याद रखना है, सबसे वर्स्ट। आप यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड देखिए, है ना, सरकार काम करती है तो सरकार का भी रिपोर्ट कार्ड होता है। तो तमिलनाडु 14th स्कोर के साथ। लुक एट द कमीशन वॉइस ब्रेक अप रिस्पॉन्सिवनेस अंडर द आरटीआई एक्ट 2021-22। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक किसका रहा है, वेस्ट बंगाल का रहा है 73% के साथ। राजस्थान 68% के साथ दूसरे पायदान पे रहा है, और दूसरे ही पायदान पे मध्य प्रदेश रहा है 68% के साथ। बिहार 67% के साथ रहा है और 59% के साथ कर्नाटक रहा है। तो ये आपको याद रखना है। 48% के साथ छत्तीसगढ़ और 23% के साथ महाराष्ट्र। और तमिलनाडु इज अ वर्स्ट परफॉर्मेंस, दैट इज द 14% के साथ सबसे कम तमिलनाडु रहा है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, आप लोगों को ध्यान पे रखना है। स्टेट इंफॉर्मेशन Commission of Tamil Nadu has worst performing in the responsiveness under the Right to Information Act, furnishing only 14% of information को केवल फर्निश कर रहे हैं, ठीक है। Share almost 23% of the information asked according to the report card. Performance of the Information Commission 2021-22. Only 10 IC provided जो है information in the response of RTI application file as a part of assessment. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान पे रखनी है। IAF टेस्ट फायर एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। तो ये इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप देखिए कि इंडियन एयरफोर्स IAF ऑन थर्सडे सक्सेसफुली फायर करते हैं एक्सटेंडेड रेंज ER वर्जन ऑफ ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड वर्जन को फायर करके देखते हैं। और एंड एयर लॉन्च द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अगेंस्ट द शिप टारगेट फ्रॉम द Su-30 MK-8 फाइट एयरक्राफ्ट अकॉर्डिंग टू एन IAF स्टेटमेंट। IAF का स्टेटमेंट दिखता है, आप इसको पढ़िए। द मिसाइल अचीव द डिजायर्ड मिशन ऑब्जेक्टिव। द मिसाइल अचीव द डिजायर्ड मिशन ऑब्जेक्टिव इन द बे ऑफ बंगाल। The IAF has achieved a significant boost to carry out the precious strike against the land and sea target. है ना। तो ये सब अब हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सक्सेसफुली टेस्ट फायर इसका किया गया है। क्लियर। देखिए करंट अकाउंट डिफिशिएंट वाइडेंड द Q2 में। करंट अकाउंट जो डिफिशिएंट है वो वाइड हो चुका है Q2 में। पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा करंट अकाउंट डिफिशिएंट है। सबसे पहले मैं आपको इसका देखिए रटने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट याद रखिए CAD, करंट अकाउंट डिफिशिएंट क्या होता है। आपने इस साल पर्टिकुलर मैं बात करता हूं 2021-22 की, तो इस साल आपने कितना पैसा लिया, है ना। ऐसा समझ लिए कितनी आपकी रेवेन्यू हुई, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है, करंट अकाउंट डिफिशिएंट। मतलब अगर एक्सपेंडिचर जाता है आपका, सपोज आपका एक्सपेंडिचर जाता है, आपके खर्चे जाता है और आपकी कमाई कम है। आपकी कमाई 100 रुपये है, आप 100 रुपये एक साल के अंदर कमा रहे, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, है ना। और खर्चा कितना कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं 120 रुपये का। तो बताइए 120 रुपये खर्चा करने के लिए आप सिर्फ 100 रुपये कमा रहे हैं, तो आप ये 20 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे, आप ये किसी न किसी से उधार लेंगे 20 रुपये,
है ना। तो ये जो डिफिशिट आया, दोनों में कमी आई है ना। खर्चा हमें 120 रुपये हो रहा है लेकिन हम कमा 100 रुपये रहे हैं, तो 20 रुपये की जो कमी आई है उस कमी को, इस साल जो कमी आई है उस कमी को कहते हैं करंट अकाउंट डिफिशिट। करंट अकाउंट मतलब इस साल का अकाउंट में कितनी कमी है, डिफिशिट का मतलब होता है कमी। तो 20 रुपये की, तो 20 रुपये हम क्या लेंगे, ऐसा लोन लेते हैं। क्लियर। तो ये लोन जो जितना लेते हैं करंट अकाउंट डिफिशिट ये कहलाता है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू करंट अकाउंट डिफिशिट। क्लियर हो गया बात। आई होप देखिए चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। बहुत ही डिटेल में ये डिस्कशन जो है आज का चल रहा है और हम बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को एक बारी करके ध्यान से देखते हुए चल रहे हैं। तो इसको डेटा को रटने की आवश्यकता नहीं है आपको, बट हाँ इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। और आज के लेक्चर में अभी तक इतना ही। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज हमने डिस्कस करी। कैसा लगा आज का लेक्चर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है और लेक्चर को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बिल्कुल फैला दीजिए। हर जगह टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ कर सकते हो शेयर इसको कर दो फटाफट। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।